उसी स्पीच में जस्ट इससे पहले मैंने जो कुछ बोला कि कभी हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, अगर वो हिंसा करेंगे उसके बावजूद हम अहिंसा के साथ आंदोलन को लड़ेंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं प्यार से देंगे, वो तमाम उन्होंने चीजों को एडिट आउट कर दिया। यहाँ एविडेंस है नहीं, तो यहाँ नैरेटिव बेस्ड एक प्रोसिक्यूशन की स्ट्रेटेजी है कि आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाइए। वो काल्पनिक शत्रु मुसलमान है, काल्पनिक शत्रु इस देश के छात्र नौजवान हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, जो अपने रोजगार का, अपने शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अपने बेसिक नागरिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, उनको फंसाने की साजिश है। तो ये बोला जा रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एक कॉन्स्पिरेसी का, जो कॉन्स्पिरेसी दिल्ली के दंगों की थी। 2-3 महीने हो गए हैं जब से गिरफ्तारियां शुरू हुई, आज तक सरकार प्रोसिक्यूशन कोई भी क्रेडिबल एविडेंस लेके आ नहीं पाया है लोगों के सामने। वो दिखाता है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन ही एक कॉन्स्पिरेसी है सीए के विरोध में। और एक डेमोक्रेटिक आंदोलन चल रहा था, और एक ऐसा आंदोलन चल रहा था जो मैं बोलूंगा बहुत ही ऐतिहासिक था, कि जो लोग सड़कों पे आए, जो लोग आंदोलन में शरीक हुए, वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज हैपेंड इज कंप्लीट डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉज। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह तो सस्पेंशन ऑफ लेबर लॉज ही कर दिया। कहीं कहीं कोर्ट्स ने इंटरवीन किया है उसको रोकने के लिए, क्योंकि सरकार का इंटेंशन बहुत क्लियर हो गया कि जितने भी मजदूरों के अधिकारों को बचाने के लिए जो कानून है, जो दशकों के मजदूर आंदोलन से निकल कर आए हैं, चाहे वो मिनिमम वेजेस की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे वो वर्किंग आवर्स की बात हो कि 8 घंटे काम करेंगे, उन तमाम चीजों को बदल दिया, उन कानूनों को डाइल्यूट कर दिया। और इसको पेश ऐसे किया गया कि बहुत अच्छा रिफॉर्म है। मतलब यहाँ तक कि कुछ लोग जिनको आप टिपिकली इस रेजिम के सपोर्टर्स नहीं मानेंगे, उन लोगों ने भी इसको सेलिब्रेट किया कि ये बहुत अच्छी बात है। मतलब एक तरफ इस लॉकडाउन का अगर सबसे ज्यादा किसी ने खामियाजा उठाया है और किसी को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है, तो वो इस देश के मजदूर, इस देश के किसान, इस देश के जो मेहनतकश लोग हैं, जिनको रातों रात, मतलब उनके बारे में सोचा ही नहीं गया, रातों रात लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया, उनको घर वापस नहीं पहुंचाया गया, बहुत बुरी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी देश में है। उसके ऊपर से उनकी मजबूरी का फायदा उठा के श्रम कानूनों को बदलना, ये सरकार ने एक अवसर पाया। तो एक उदाहरण है, जो चीज पॉलिटिकली बहुत कंटेस्टेड होती, अगर आम समय में करी जाती, उस चीज का अवसर सरकार ने लॉकडाउन के तहत पाया। साथ ही साथ जो हमने देश के अंदर देखा जस्ट बिफोर द कोरोना पैंडेमिक एंड द लॉकडाउन, दिसंबर से ही देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था सीए के खिलाफ, सीए के विरोध में, और एक डेमोक्रेटिक आंदोलन चल रहा था, और एक ऐसा आंदोलन चल रहा था जो मैं बोलूंगा बहुत ही ऐतिहासिक था, कि जो लोग सड़कों पे आए, जो लोग आंदोलन में शरीक हुए, पूरी की पूरी तरीके से नॉन वायलेंट, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, जो बार बार हिंसा हिंसा की धमकी, प्रोवोकेशन, उस सब के बावजूद बिल्कुल अहिंसा के साथ एक गांधीयन मोड को अपना के अपने नागरिकता के अधिकार को और अपने नागरिक के जो अधिकार हैं, उन तमाम चीजों को लेके आंदोलन कर रहे थे। उस पे पहले फरवरी में उस पे हिंसा करी गई, दिल्ली में दंगे किए गए, और उसके बाद जो लोग शरीक हुए थे, बढ़ चढ़ के शरीक हुए थे इन आंदोलन में, वंस अगेन बिकॉज लॉकडाउन के चलते वो सारे प्रोटेस्ट साइट से लोगों ने विड्रॉ किया, तो ये सोच के कि अब विरोध संभव नहीं है, तो अब हम हाई हैंडेड तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। एक के बाद एक छात्रों को, नौजवानों को फर्जी मुकदमों में फंसाना शुरू किया गया, गिरफ्तारियां शुरू करी गई, और उसका भी एक पैटर्न निकल कर आया कि जब आप मतलब वो इतना फार्सिकल था कि अगर किसी को उठाया गया, उसको कोर्ट ने बेल दे दी, तो इससे पहले कि वो बाहर निकल कर आए, वो बेल का प्रक्रिया पूरी हो, उससे पहले एक और केस लगा दिया गया, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए लगा दिया, जिसमें बेल संभव नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये 2-3 काम सरकार ने करे हैं। अगर इस विछंड को हम गौर से देखें, तो ये बोला जा रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एक कॉन्स्पिरेसी का, जो कॉन्स्पिरेसी दिल्ली के दंगों की थी, और उसलिए मतलब उसमें एक के बाद एक गिरफ्तारियां करी जा रही हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जामिया के, जेएनयू के, और तमाम सीए एक्टिविस्ट के, और हम कॉन्स्पिरेसी के रूट्स तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे केस को देखें और पूरे अरेस्ट को देखें, और जैसे देखें अभी 2-3 महीने हो गए हैं जब से गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, आज तक सरकार प्रोसिक्यूशन कोई भी क्रेडिबल एविडेंस लेके आ नहीं पाया है लोगों के सामने।
वो दिखाता है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन ही कॉन्स्पिरेसी है कि किस तरीके से कुछ लोगों को फंसाया जाए। और कुछ केसेस होते हैं जो केसेस होने चाहिए, नॉर्मली केसेस होते हैं एविडेंस बेस्ड केसेस, कि आप एविडेंस लेकर आते हैं और एविडेंस के आधार पे आप किसी को प्रोसिक्यूट करते हैं। यहाँ एविडेंस है नहीं, तो यहाँ नैरेटिव बेस्ड एक प्रोसिक्यूशन की स्ट्रेटेजी है कि आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाइए। और हम तमाम लोग जो एक्टिविज्म में रहे हैं, स्टूडेंट एक्टिविज्म में रहे हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं वो नैरेटिव कैसे बनाया जाता है। वो नैरेटिव बनाया जाता है बीजेपी आईटी सेल से, वो उसको एम्पलीफाई करता है देश का गोदी मीडिया, एक साथ 10-10 चैनलों में प्राइम टाइम चलता है, और वहां से एक माहौल बनाया जाता है और माहौल बना के फिर एफआईआर करी जाती है, और उस एफआईआर के आधार पर लोग गिरफ्तार किया जाता है। और फिर सेलेक्टिवली पुलिस पूरे कोट अनकोट इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीजें लीक करती रहती है कि वो नैरेटिव जिंदा रहे, और नैरेटिव के आधार पे देश में ध्रुवीकरण किया जाए, देश में नफरत की राजनीति करी जाए, और एक काल्पनिक शत्रु, एक फिक्टिशियस एनिमी हमेशा देश के सामने पेश करके रखा जाए। वो काल्पनिक शत्रु मुसलमान है, काल्पनिक शत्रु इस देश के छात्र नौजवान हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, जो अपने रोजगार का, अपने शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अपने बेसिक नागरिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, उनको फंसाने की साजिश है। अब अगर नैरेटिव की शुरुआत, जस्ट टू गेट इनटू सम स्पेसिफिक्स, नैरेटिव की शुरुआत अगर सोशल मीडिया के बीजेपी आईटी सेल से होती है, तो मुझे याद है मेरे खिलाफ 2 मार्च को या 3 मार्च को अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया मेरा स्पीच का, जो मैंने अमरावती में 17 फरवरी को दी थी। और उस अराउंड 17-18 मिनट की स्पीच थी, उसमें से 30 सेकंड का एक क्लिप निकाल के उन्होंने अपने हैंडल से शेयर किया, जिसके बाद उसको तमाम जी न्यूज से लेकर टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी ने दिन भर चलाया, 1-2 दिन चलाया। उस स्पीच में मैं बोल रहा हूँ, उस 20-30 सेकंड में भी कुछ ऐसा इंसाइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि देश में गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और अगर वो देश को बांटना चाहते हैं तो हम देश को जोड़ना चाहते हैं, और हम सड़कों पर निकल कर आएंगे। सड़कों पे निकल कर आएंगे, ये चीज के जब ट्रंप आएंगे तो हम सड़कों पे निकल कर आएंगे, इस चीज को बहुत हाईलाइट किया गया कि देखिए ये एक साजिश दिखाता है। उसी स्पीच में जस्ट इससे पहले मैंने जो कुछ बोला कि कभी हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, अगर वो हिंसा करेंगे उसके बावजूद हम अहिंसा के साथ आंदोलन को लड़ेंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं प्यार से देंगे, वो तमाम उन्होंने चीजों को एडिट आउट कर दिया। वहां से नैरेटिव बनना शुरू हुआ। उसके 3-4 दिन बाद, क्रोनोलॉजी में अगर समझे, उसके 3-4 दिन बाद उन्होंने एक एफआईआर करी। उस एफआईआर में वेग सा एफआईआर है, उसमें कुछ एफआईआर में कुछ है भी नहीं, एफआईआर डजंट स्पेसिफाई एनीथिंग। और उस एफआईआर के अंदर अभी काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब हाल ही में 2-3 चार्जशीट्स फाइल हुई हैं। उन चार्जशीट्स में बोला गया है कि अब क्योंकि उन्होंने एक बात 3 मार्च को बोल दी थी, तो उनको प्रूफ करना था कि कॉन्स्पिरेसी थी जब ट्रंप आने वाले हैं। तो उन्होंने, अभी दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कोर्ट के अंदर चार्जशीट में कि उनके इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 8 जनवरी को शाहीन बाग में एक मीटिंग हुई। क्योंकि अब देखिए उस नैरेटिव में, क्योंकि आपको कुछ लोगों को वेरीफाई करना है, जो मैंने बोला काल्पनिक शत्रु बनाने, तो सबसे बड़ा काल्पनिक शत्रु अभी जो बनाना है वो शाहीन बाग है। तो बोला शाहीन बाग में एक मीटिंग हुई जिसमें खालिद सैफी, उमर खालिद और ताहिर हुसैन ने मिलकर डिसाइड किया कि जब ट्रंप अगले महीने फरवरी में हिंदुस्तान आएंगे तो हम कुछ बड़ा करेंगे। और वो एक पुलिस के हिसाब से कंक्लूसिव प्रूफ है कि ये कॉन्स्पिरेसी रची गई। अब मजेदार बात यह है कि जब आप कुछ झूठ बनाते हैं और आप एक झूठी खिचड़ी बनाते हैं, एक झूठी कहानी बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लूप होल छोड़ देते हैं। अभी कल ही क्विंट ने एक रिपोर्ट किया, मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, जहां उन्होंने बहुत सारे चीजों की तफ्तीश करी। उन्होंने बस एक बहुत ही बेसिक सा फैक्ट सामने ला के रख दिया कि 8 जनवरी को अगर पुलिस का दावा है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब ट्रंप आएंगे तो हम कुछ बड़ा दिल्ली के अंदर करेंगे, तो 8 जनवरी में तो किसी को पता भी नहीं था कि ट्रंप हिंदुस्तान आने वाले हैं। मिनिस्ट्री ने ऐसा कुछ डिक्लेयर भी नहीं किया था, कहीं मीडिया में नहीं आया था, सरकार ने नहीं बताया था, सरकार को भी शायद नहीं पता था। पहली बार अगर कभी चर्चा हुई कि ट्रंप हिंदुस्तान आ सकते हैं, टेंटेटिवली अगर पहला कोई रिपोर्ट आया, तो वो हिंदू में 13 जनवरी को, मतलब हमारे सो कॉल्ड सपोजिड मीटिंग के 5 दिन बाद वो बात सामने आई। तो अगर दिल्ली पुलिस की माने तो जब देश में किसी को नहीं पता था, पॉसिबली सरकार को भी नहीं पता था, पॉसिबली डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता था कि वो आने वाले हैं हिंदुस्तान, हम 3 लोगों को पता था।
तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो मैंने बोला कि ये एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बेस्ड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, सरकार के विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है, एंटी सीए मूवमेंट को डीलेजिटिमाइज करने के लिए किया जा रहा है। और अगर आप बाकी चार्जशीट्स को देखेंगे तो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो दिल्ली में फरवरी के महीने में हुआ उसके लिए जो जो सीए के खिलाफ विरोध कर रहे थे वही लोग जिम्मेदार हैं। और जो क्रोनोलॉजी पेश करी है, मतलब दिसंबर के जामिया प्रोटेस्ट से लेके ये पूरी वारदातों को बयान करते हुए, एक मनगढ़ंत कहानियां बनाते हुए, उस पूरे नैरेटिव में, उस पूरी क्रोनोलॉजी में जहां जहां सीए आंदोलन में शामिल लोगों पे सबके सामने दिन दहाड़े हिंसा हुई, चाहे वो जामिया में एक इंसान बंदूक लेकर आया उसका कोई जिक्र नहीं है, शाहीन बाग में एक इंसान बंदूक लेकर आया उसका कोई जिक्र नहीं है, नेताओं ने खुलेआम, यूनियन मिनिस्टर्स ने, बाकी नेताओं ने खुलेआम नारे लगवाए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। और कोई एक एग्जाम्पल नहीं है। मतलब अगर उस समय मुझे याद है दिसंबर से जनवरी में अगर आप हेट स्पीचेस आप उठा के देखेंगे तो बीजेपी के इतने सारे नेताओं ने देश भर में हेट स्पीचेस दी। मतलब किसी ने बोला कि मेजोरिटी को मत प्रोवोक करो, अगर मेजोरिटी को प्रोवोक करोगे तो जो गुजरात में 2002 में हुआ था वो हो सकता है। बंगाल के बीजेपी के नेता हैं दिलीप घोष, उन्होंने बोला था कि हमने असम में और यूपी में कुत्तों की तरह मारा। तेजस्वी सूर्या बोल के उनके एक सांसद हैं, उन्होंने बोला कि पंचर वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तमाम हेट स्पीचेस का कभी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर जो हेट स्पीचेस दी गई दिल्ली चुनाव के दौरान, उनका कहीं जिक्र नहीं है। मतलब एक चार्जशीट में कपिल मिश्रा को लिखा है सम पीपल, तो उनका नाम भी नहीं है। तो बहुत क्लियर है कि यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है पुलिस द्वारा, और पुलिस भी ऑफ कोर्स किसी के इशारे पे काम कर रही है, और मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है किनके इशारे पे काम कर रही है। और पूरी कोशिश उनकी यही है कि इस लॉकडाउन का फायदा उठाया जाए जहां विरोध संभव नहीं है, और जितने भी सरकार के आलोचक हैं जितना हो सकता है उनको जेलों के अंदर बंद किया जाए। और यही उनको अवसर दिखता है इस आपदा में।